एपिसोड की स्टार्ट में हमारे दादाजी ऑटो में बैठे कहीं जा रहे होते हैं। ऑटो ड्राइवर कहता है, क्या बढ़िया दिन है ना दादाजी। बस इसके बाद इंट्रो आता है और फिर सीधा घुसते हैं एक्शन में। हम देखते हैं स्लर और गाकू जे के कैंडो रीजन हेडक्वार्टर में एंट्री मारते हैं। गार्ड उनसे पास या आईडी मांगते हैं और गाकू एक झटके में दोनों गार्ड्स की बैंड बजा देता है। स्लर बोलता है, आगे का काम तुम्हारा, और हाँ, रेस्ट रूम सिर्फ ऑड नंबर वाले फ्लोर पर है। अंदर बिल्डिंग में अलार्म बज जाता है, जो लड़ सकते हैं वो आ जाओ, जो नहीं लड़ सकते भाग जाओ, वरना कचूमर निकल जाएगा। लोग सोच रहे होते हैं, अरे सिर्फ 2 बंदे आए हैं, इनकी तो वैसे ही वाट लग जाएगी। थर्ड फ्लोर पर एक बंदा कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है। दूसरा कहता है, तू भाग नहीं रहा। वो बोलता है, अरे ये लोग यहाँ तक आएंगे ही नहीं। और तभी गाकू किसी को फेंकते हुए अंदर घुस आता है और सबकी ऐसी तैसी कर देता है। 4 बंदे गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, लेकिन गाकू पर असर नहीं होता। वो अपने मेटल हैमर से सबको ठिकाने लगा देता है। तभी एक बंदा आता है और गाकू को जबरदस्त पंच मारता है। उसका नाम पता चलता है इनो। गाकू उसे हथौड़े से उड़ा देता है और वो सीधा एक गाड़ी में जा गिरता है। उधर स्लर के सामने 4 लोग लिफ्ट के पास खड़े होते हैं, लेकिन पीछे खड़ा बंदा अपने ही 3 साथियों को शूट कर देता है। उसका नाम है उड़ा, जो स्लर के साथ काम करता है और पिछले 1 साल से जेल में स्पाई है। वो बताता है कि यहाँ की सैलरी, बेनिफिट्स और माहौल सब बढ़िया है, स्लर के अंदर काम करने से भी बेहतर। स्लर अपना प्लान बताता है, जे को पूरी तरह खत्म करके असैसिन्स की दुनिया में नया ऑर्डर बनाना, जिसमें वो सबसे ऊपर हो। तभी दादाजी, जो ऑटो में थे, हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, इस बंदे पर नजर रखना, ये बड़ा धमाल करने वाला है। 2 लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अंदर स्लर का इलाका है, मत जाओ। लेकिन दादाजी तलवार निकालते हैं और दोनों को चीर फाड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। गाकू को उनकी प्रेजेंस महसूस होने लगती है, कुछ तो आ रहा है। और तभी दादाजी सामने आ खड़े होते हैं। गाकू कहता है, इसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग हैमर स्विंग करता है, लेकिन दादाजी तलवार के किनारे से ही उसे रोक देते हैं और गाकू की 2 उंगलियां काट देते हैं। गाकू फिर अटैक करने जाता है, लेकिन दादाजी बिना तलवार पूरी निकाले ही उसके हथौड़े के 2 टुकड़े कर देते हैं। गाकू के माथे से पसीना टपकने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो पूरा फ्लोर ही उड़ा देता है। तभी पता चलता है कि गाकू स्लर से बात कर रहा है और स्लर को पता चल चुका है कि घोस्ट ऑफ जे, यानी ये बूढ़ा अभी भी जिंदा है। इसी डर से ये लोग अब जल्दी जल्दी सब करने लगते हैं। तब तक शिन और साकोमोटो स्पाइडरमैन जैसी जबरदस्त एंट्री मारते हुए स्लर के पीछे पहुंच जाते हैं। स्लर साकोमोटो को देखते ही पहचान लेता है। पता चलता है ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। उसका नाम उजुकी है। उजुकी को देखकर स्लर हंसते हुए कहता है, अरे कितने टाइम बाद मिले हैं यार, मुझे तो बुरा लग रहा है कि मेरा पुराना दोस्त इतना मोटूसा हो गया है। शिन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उसे वो सीन याद आ जाता है जब स्लर ने जाते जाते साकोमोटो को हाय कहा था। स्लर कहता है, अब मुझे उजुकी मत बुलाना, मुझे स्लर नाम ज्यादा पसंद है। अचानक स्लर एक झटके में आकर साकोमोटो के सीने में चाकू घुसा देता है। उधर उड़ा शिन को गोली मारने ही वाला होता है। तभी अपार्ट उसकी गन काट देता है और बोलता है, मेरे दोस्तों को मत मारो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, स्लर उसका एक हाथ काट देता है। शिन की हालत फिर से खराब होने वाली होती है, लेकिन साकोमोटो वापस आ जाता है। उड़ा स्लर से कहता है, तुमने साकोमोटो को मारा नहीं। स्लर हंसकर कहता है, नहीं, बच गया। सबको लग रहा है कि अब तो सीन जबरदस्त होने वाला है। साकोमोटो अपार्ट और शिन से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, अब स्लर से जो भी होगा वो मेरा है। उड़ा बीच में बोलता है, मैं ध्यान रख लूंगा। लेकिन स्लर कहता है, अरे तुम तो थक गए होगे, अब मत आओ, वैसे भी सबको पता है उड़ा फाइट में गया तो उसकी बैंड बच जानी है। स्लर मस्ती में कहता है, मैं तो इस रियूनियन को एंजॉय कर रहा हूँ। फिर वो साकोमोटो को उकसाते हुए कहता है, एक बार तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर चुके हो, क्यों न फिर से कोशिश करो। साकोमोटो पेन से अटैक करता है, लेकिन स्लर बोलता है, तुम तो बहुत स्लो हो यार, जब मैं बच्चा था तब ऐसे करता था। और फिर उसके पेट पर अटैक कर देता है। स्लर कहता है, तुम हाफ बेक्ड हो, अगर तुम्हारे हर अटैक में मारने का इरादा नहीं है तो तुम किसी को नहीं हरा पाओगे। वो बताता है
कि उसे ग्रेजुएशन के बाद समझ आया कि किसी को मारने के लिए दिल में कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। शिन बीच में अटैक करने आता है, लेकिन स्लर उसे मिस करवा देता है और मारने ही वाला होता है। तभी साकोमोटो बचा लेता है। शिन माफी मांगता है, लेकिन स्लर कहता है, माफी मत मांगो, अगर सॉरी बोलना है तो अपनी जान दे दो। साकोमोटो कहता है, मैं अब हिटमैन नहीं हूँ, किसी को नहीं मारता, लेकिन स्लर गंदी बात कहकर उकसाता है, सुना है तुम्हारी एक बेटी है। ये सुनते ही साकोमोटो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस पर टूट पड़ता है। दोनों का जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। स्लर कहता है, वेलकम बैक, इस बार मुझे मत छोड़ना। साकोमोटो फिनिश करने वाला होता है, तभी शिन चिल्लाकर उसे रोक देता है ताकि उसे फैमिली की याद आ जाए। तभी गाकू दौड़ता हुआ आता है, स्लर से कहता है, तुमने मुझे इस पागल बूढ़े के बारे में बताया ही नहीं था। बूढ़ा दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उड़ा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गर्दन पर तलवार रख दी जाती है। गाकू का हाथ भी कट जाता है, लेकिन वो हंसकर कहता है, हाथ की जरूरत किसको है। फिर अपना हाथ ही बूढ़े की तरफ फेंक देता है, जिससे बूढ़े की तलवार में क्रैक आ जाते हैं। गाकू फिर से अटैक करने दौड़ता है, लेकिन स्लर कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। बूढ़ा फिर भी एक जोरदार स्विंग मारता है, जिससे हवा तक कांप उठती है। स्लर और गाकू बस भागने ही वाले थे कि तभी बीच में साकामोटो धमकता है और दोनों के बीच बराबरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां आता है बुड्ढू, जो इन दोनों की बैंड बजाने आया था, लेकिन अचानक पूरी तरह अनएक्सपेक्टेडली उड़ा आ जाता है और सच में खुद को उड़ा देता है। शिन हांफते हुए साकामोटो के पास आता है, जो शायद ठंड से कांप रहा था लेकिन फिर भी हल्के से दरवाजा तोड़ रहा था। स्लर खोई खोई आंखों से साकामोटो को देखता है, लेकिन उसे मारे बिना गाकू के साथ वहां से भाग जाता है। ये देखकर शिन हैरान रह जाता है कि आखिर ये लोग बिना मारे क्यों चले गए। उधर गाकू कह रहा होता है कि एक हाथ खोने के बाद चलना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस दिन सितंबर में 176 लोग मारे गए थे, 3 लोग घायल हुए थे और एक आदमी गायब हो गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा बुढ़ा था। स्लर ने सिर्फ 6 महीने पहले जापानी हिटमैन को मारना शुरू किया था, और उसके बाद से जापानी हिटमैन की संख्या सिर्फ 1.25 रह गई थी, जो सच में हैरान करने वाली बात थी। फिर टाइम स्किप होता है और हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां एक नया लैंडमार्क खड़ा हो चुका है, लीनिंग टावर ऑफ टोक्यो, जो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा से इंस्पायर है। और इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना बुढ़ा ही था। हॉस्पिटल के अंदर बाकी सभी बुजुर्ग लोग साकामोटो की देखभाल कर रहे होते हैं, उसे दाईफुकू खिला रहे होते हैं। कोई मजाक में बोल देता है कि अरे इसकी बॉडी भी तो दाईफुकू जैसी है। शिन एक कोने में खड़ा होता है, अंदर जाने से कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही साकामोटो इतना चोटिल हुआ। तभी वहां ऑर्डर के 2 लोग आते हैं, रेयो और नागुमो। आते ही वो स्लर के बारे में पूछते हैं और साकामोटो उन्हें तुरंत बता देता है कि स्लर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त उजुकी है। रेयो कहता है कि उसने ये नाम कभी नहीं सुना, उसकी क्लास में सिर्फ साकामोटो, नागुमो और आकाओ ही फेमस थे, तो ये बंदा शायद उतना खास नहीं, लेकिन फिर भी इतना हंगामा मचाया है तो पावर तो होगी ही। नागुमो हंसते हुए कह देता है कि वैसे तुम्हारा नाम भी फेमस नहीं था, जिस पर रेयो कहता है, अरे मैं लेट ब्लूमर हूँ, मेरी बात मत करो वरना यही तेरी बैंड बजा दूंगा। दीवार के पास खड़ा शिन ये सब सुन रहा होता है। फिर रेयो और नागुमो जाने लगते हैं, लेकिन साकामोटो कहता है कि मेरे पास भी स्लर के बारे में कुछ जानकारी है, अगर तुम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दोगे तो मैं भी तुम्हें अपनी दे दूंगा। रेयो कहता है, हम फ्री में इन्फो नहीं देते, हम जेए के साथ काम करते हैं। इसके बाद रेयो साकामोटो से कहता है कि अब तो तेरी फैमिली है, अगर तू ऐसे क्रिमिनल्स के पीछे भागता रहेगा तो तेरे बाद तेरी फैमिली और बिजनेस का क्या होगा। असल में रेयो अंदर से सॉफ्ट है और साकामोटो की फैमिली को लेकर चिंतित है, इसलिए चाहता है कि साकामोटो इस सब से दूर रहे। लेकिन फिर क्या, इन दोनों के बीच भी जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। रेयो का साइज देखकर एक बुजुर्ग औरत कह देती है, अरे तुम तो बहुत बड़े बड़े हो। लड़ते लड़ते ये लोग एमआरआई रूम में पहुंच जाते हैं, जहां रेयो पूछता है, तू क्यों लड़ रहा है, क्या तू किसी पर भरोसा नहीं करता। साकामोटो जवाब देता है कि पहले नहीं करता था, लेकिन अब कुछ लोगों पर भरोसा है, और वो कुछ लोग कोई और नहीं बल्कि शिन है। तभी अचानक मैग्नेट्स लेकर एक बंदा आता है और एमआरआई मशीन से चिपक जाता है। फिर वो रेयो से स्लर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर रेयो कहता है कि पब्लिक मेंबर्स को हम इन्फो नहीं दे सकते, लेकिन अगर मैं तेरी जगह होता तो जेसीसी डेटा बैंक चेक करता।
ये सुनकर साकामोटो और शिन वहां से निकल जाते हैं, और क्योंकि वो मशीन से निकल नहीं पाता तो पूरी मशीन उठाकर नागुमो के साथ चल देता है। छत पर सीन कट होता है, जहां साकामोटो कहता है कि बचपन से ही रेयो बहुत काइंड रहा है। फिर वो शिन के हाथ में फल की टोकरी देखता है और मुंह में पानी आ जाता है। शिन कहता है कि ये आपके लिए ही लाया था, लेकिन दे नहीं पाया क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से आप घायल हुए। साकामोटो मन ही मन सोचता है कि चिंता मत करो, जब स्लर ने हाना का जिक्र किया था तो मैं उसे मारने ही वाला था और होश खो बैठा था, लेकिन तुमने ही मुझे होश में लाया। शिन उसकी सोच समझ लेता है, क्योंकि वो साकामोटो के मन की बातें सुन सकता है। फिर दोनों जेसीसी की ओर बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ ये एक्शन से भरा धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है।